इनको डिस्कस कर रहे हैं, जिसका आज है लेक्चर नंबर 3। वैसे पूरी टोटल क्रैश कोर्स का बच्चों लेक्चर नंबर है 30। अब आप लोग कहेंगे सर 30 लेक्चर हो गए और हम लोग लास्ट दिसंबर और जनवरी के 2-3 दिन जो भी हो जाए तो हम लोग कंप्लीट सिलेबस को खत्म कर लेंगे। लेकिन हो सकता है क्लासेस पहुंचे 46, 40, 51 ऐसा ही कुछ पहुंचे, है ना। लेकिन बच्चों इसमें आपकी वो भी क्लासेस इंक्लूड हो रही हैं कि जैसे ही आपका कोर्स बच्चों क्रैश कोर्स की क्लासेस खत्म होंगी वैसे ही आप लोगों को क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन भी करवाना शुरू किया जाएगा। क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन भी आप लोगों को करवाया जाएगा, ठीक है। तो क्रैश कोर्स की क्लासेस आपकी जितने में खत्म होती, लेकिन फिर आप लोगों को क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन भी बच्चों करवाया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन भी करवाया जाएगा। तो इस वजह से तैयारी थोड़ा सा जोरों शोरों से है और आप लोगों की भी तैयारी जोर शोर से शुरू रहनी चाहिए, क्योंकि बच्चों अंतिम समय में की गई तैयारी मनुष्य को, इंसान को अपने सफलता की ओर बढ़ाने में बहुत मदद करती है, अपने लक्ष्य को पाने में बहुत मदद करती है, ठीक है। तो आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। नमस्तुभ्यम, नमस्कार, आभार, अभिनंदन आप सभी प्यारे विद्यार्थी का। जय श्री राम, राधे राधे, ओम साई राम। चले बच्चों क्लास की शुरुआत करें। गुड इवनिंग माय डियर ऑल। सर पतले लेंस वाला चित्र नहीं बनाएंगे तो पूरा नंबर नहीं मिलेगा। सर नहीं चित्र बनाएंगे तो पूरा नंबर नहीं मिलेगा। अरे भैया, हे प्रभु कृष्ण जगन्नाथम, आपको यह सद्बुद्धि दे कि चित्र पर ही आधारित तो पूरा डेरिवेशन है, और जब चित्र ही नहीं बनाओगे तो का डेरिवेशन करोगे, हवा में करोगे। इसलिए बच्चों जो चित्र वाले प्रश्न हैं उनकी लगातार चित्र बनाने की प्रैक्टिस करिए, चाहे वो पतले लेंस के द्वारा सूत्र हो, गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र हो, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का सूत्र हो, जो कि मैंने आप लोगों को मैराथन क्लास में भी करवाया है। आज बच्चों मैराथन क्लास में जो एक डेरिवेशन हमने नहीं करवाया था खगोलीय दूरदर्शी का, उसका डेरिवेशन आपको क्रैश कोर्स के भीतर करवाने जा रहा हूं। तो बच्चों खगोलीय दूरदर्शी दोनों, सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी या दूरदर्शी कह लो, इन दोनों के आवर्धन क्षमता का डेरिवेशन आप लोगों को याद रखना है। इनका चित्र कैसे बनता है, इन बातों को भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। सर पुष्पाराज का, पुष्पाराज मूवी सब लोग देख रहे हैं ना, रप्पा रप्पा काटेंगे ना, सही बात है। चलो भाई, लेकिन बच्चों आप लोगों का तो मूवी देखने का दौर नहीं होना चाहिए। आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ ध्यान कहां पर होना चाहिए, परीक्षा पर होना चाहिए। खैर अब सोशल मीडिया का जमाना है, सभी लोग सारी चीजें जानते हैं। बच्चों ये चैप्टर हम लोगों के लिए बहुत खूबसूरत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे खगोलीय दूरदर्शी के बारे में। तो आप लोग भी पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइएगा और साथ साथ मेरे सीखते हुए चलिएगा। कुछ बच्चों के यहाँ डाउट, 1-2 मिनट का समय लेना चाहूंगा। कुछ बच्चे कहते हैं, कितनी बार मैं बता चुका हूं, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर फुल कोर्स का पढ़ूं, क्वेश्चन पढ़ूं, कि क्रैश कोर्स के क्वेश्चन करूं, कि आप जो बाहर यूट्यूब पर कॉमन टॉपिक पर क्लासेस कराते हैं उनका पढ़ूं। अब देखो बात ये है, इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि भाई फुल कोर्स में तो सब कुछ है। अब ये पढ़ने वाला तो 95% जाएगा ही जाएगा। अगर उसको पूरी चीजें याद है तो 95% प्लस जाएगा। थोड़े उसके राइटिंग के कटेंगे, 1-2 क्वेश्चन हो सकता है उस समय गलत स्थितियों की वजह से मस्तिष्क में ना याद आए, उसकी वजह से कट सकते हैं, लेकिन फिर भी वो 95% प्लस पहुंचेगा, बिल्कुल पहुंचेगा। लेकिन अब फुल कोर्स में कुछ लोगों ने दिक्कतें ये की, बैकलॉग लग गया, छोड़े, 2 महीने पढ़े थे, नहीं पढ़े थे, बुआ की शादी थी, दीदी की शादी थी, बीमार हो गए थे, बहुत सारे कारण हैं। उन सब कारणों की वजह से उनकी फुल कोर्स की पढ़ाई डिस्टर्ब हुई, तो वो लोग क्रैश कोर्स भी अच्छे से कर रहे हैं। अब उसका खामियाजा आप भुगतेंगे कि कोई और भुगतेगा? आप ही भुगतेंगे। अब ये कहेंगे सर फुल कोर्स के जो क्वेश्चन है ना पूरे क्रैश कोर्स में नहीं है, तो हम ये चाहते हैं कि केवल क्रैश कोर्स के प्रश्न पढ़ लें और क्या सर उतने नंबर आ जाएंगे? भैया वो अलग चीज है। ये है कि आप अगर इसको पढ़े हो तो इसकी मदद से थोड़ा गेन कर जाओगे, क्योंकि रिवाइज होंगी चीजें, पूरे के पूरे डेरिवेशन तो नहीं रिवाइज होंगे, लेकिन जो वीवीआई डेरिवेशन है, जो वीवीआई क्वेश्चन है वो रिवीजन होंगे। अब रिवीजन भैया संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का भी बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, खगोलीय दूरदर्शी का भी बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो क्या दोनों मैं क्रैश कोर्स में करवाऊंगा? नहीं, क्रैश कोर्स में मैं एक वो डेरिवेशन कराऊंगा जो ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। तो मैंने खगोलीय दूरदर्शी का मैं यहाँ आज खगोलीय दूरदर्शी का करवाऊंगा। लेकिन अब कुछ बच्चे कहेंगे सर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी आ गया, तो इसीलिए तो आप हमारे साथ जुड़े हो कि पढ़ने के लिए भाई खगोलीय दूरदर्शी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का भी करो। ओवरऑल आप बच्चों 50+ डेरिवेशन वाले क्वेश्चन पढ़े रहोगे, तब बच्चों आज आपके जो 6 क्वेश्चन आएंगे उनमें से आप पूरे पर कमांड कर पाओगे। जैसे अगर देखो मैंने ब्रह्मास्त्र बुक में 35 लगभग डेरिवेशन दिए हैं, मतलब 35 लॉन्ग क्वेश्चन दिए हैं। अब 35 लॉन्ग क्वेश्चन में मेरी आशा है, एक अनुमान है कि 6 प्रश्न में 3 तो आ ही जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे, 3 डेरिवेशन आ जाएंगे। लेकिन मैं ब्रह्मा विष्णु महेश तो हूं नहीं, मैं उनका एकमात्र अंश हूं,
आत्मा परमात्मा का क्या होता है, एक अंश होता है। तो भाई एक अनुमान है जिसको बड़ी मेहनत से अनुमान किया है, कोई भी शिक्षक होगा यही कहेगा। मैं झूठी बड़ी बातें तो कहीं नहीं दूंगा कि नहीं 100% यही आएगा, 100% रट लेना, यही आ जाएगा। भैया ये बेवकूफ बनाने वाली बात हो गई। भाई बच्चा अगर समय है तो ये भी तो पढ़ सकता है, वो भी पढ़ सकता है, वो भी पढ़ सकता है। तो मेरा कहने का अर्थ है बच्चों कि अगर आप क्रैश कोर्स करते हो, क्रैश कोर्स के केवल प्रश्न याद करते हो, तो हाँ इस बात से आप निश्चिंत रहो कि आप फर्स्ट डिवीजन नहीं ला सकते। बहुत अच्छी मेहनत की तो आप 70% 75% के आसपास नहीं जा सकते, बिल्कुल जा सकते हैं। लेकिन कह दो 90% 450 प्लस क्रैश कोर्स करके ले आएंगे। तो अगर आपने फुल कोर्स को अच्छे से पढ़ा है तो क्रैश कोर्स फिर करके तो फिर आप 450 प्लस आसानी से पहुंच सकते हो। लेकिन केवल क्रैश कोर्स की मदद से कह रहे हो कि हमको सर जी टॉपर बना दीजिए, तो सर जी थोड़ी ना टॉपर बना देंगे। सर जी क्या कोई भी ब्रह्मा जी अवतार ले लेंगे तो नहीं बना पाएंगे, क्योंकि उन्हीं का सिद्धांत है कि काम करने का, कर्मणेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुमाते संगोस्तो कर्मणि। बातें बड़े भाई की तरह मैं समझा रहा हूं कि आपको मेहनत करना पड़ेगा, इसके अलावा दूसरा रास्ता नहीं है। ठीक है, बुरा मत मानना किसी चीज का। मैं हमेशा एक घर की तरह आपको समझाता हूं कि आपको पढ़ने के अलावा दूसरा रास्ता ये नहीं है कि सर इतना पढ़ लें। अगर शॉर्टकट ढूंढोगे तो सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर ऐसा होता तो हर घर में टॉपर होते, हर घर में टॉपर होते। ठीक है, टॉपर क्यों बहुत कम होते हैं। अभी जब रिजल्ट आएगा तो 40 लोग 50 लोग ही टॉप 10 में होंगे। ये चीज है बच्चों कि आपके अंदर प्रतिभा होनी चाहिए, आपके अंदर जुनून दौड़ना चाहिए, तो फिर आप कर जाओगे। ठीक है, तो फिर आप कर जाओगे। ठीक है बच्चों, तो आप सभी छोटे भाई बहन का प्यार ही है जो मोटिवेट करता है कि हाँ ये क्लासेस लाएं। तो क्लासेस ला रहा हूं, आपको हर एक क्वेश्चन डेरिवेशन बताने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे क्रैश कोर्स में ये डेरिवेशन कर दिया तो चलो कहता हूं कि सोचता हूं कि कॉमन टॉपिक लाऊंगा, कॉमन क्लास लेकर के आऊंगा तो बच्चों को उसमें डेरिवेशन वो वाला करवा दूंगा, ताकि याद वो भी कर लें ये भी कर लें। भाई अगर 50 प्लस डेरिवेशन वो लोग याद कर लेंगे हमारे विद्यार्थी जी, तो उनके बढ़िया मार्क्स आ जाएंगे। तो हमारी तो कोशिश यही है, तो इसलिए हर क्लास में आपको जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, चलो बच्चों, एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना से संबंधित इंद्रधनुष की घटना है, वो आप लोग समझते हो। कुछ बच्चों को डाउट रहता है कि सर प्राथमिक इंद्रधनुष क्या होता है और द्वितीयक इंद्रधनुष क्या होता है ना। प्राथमिक इंद्रधनुष क्या होता है और द्वितीयक इंद्रधनुष क्या होता है, बहुत बच्चों को ये डाउट होता है। कहते हैं कि सर इसका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और हमें याद नहीं है। तो वैसे मैंने ब्रह्मास्त्र बुक में शायद दे दिया है, लेकिन आप लोग को याद करना चाहते हैं तो याद कर सकते हैं। प्राथमिक इंद्रधनुष और ये द्वितीयक इंद्रधनुष, ये क्या होते हैं। द्वितीयक इंद्रधनुष बच्चों, प्राथमिक इंद्रधनुष के सामने कभी और कभी उसके नीचे की ओर ही जैसी प्रकाश की किरणों जिस दिशा से आ रही होंगी उस आधार पर द्वितीयक इंद्रधनुष भी बनता है। कैसे? अब बच्चों जो प्राथमिक इंद्रधनुष होता है वो पहली बार ही जल की बूंदों में एक आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण बनता है। प्राथमिक इंद्रधनुष जो होता है यह एक आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण, मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कारण, एक आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण बनता है। घटना के कारण बनता है। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, यह एक आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण बनता है, एक आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण। जबकि बच्चों द्वितीयक इंद्रधनुष जो होता है वो 2 बार आंतरिक परावर्तन की घटना हो गई होती है। इसीलिए एक इंद्रधनुष के नीचे की ओर दूसरा इंद्रधनुष भी कभी कभी दिखता है। तो वो होता है बच्चों, इसका पहला पॉइंट ये हो जाएगा कि यह 2 आंतरिक परावर्तन घटनाओं के कारण बनता है। 2 आंतरिक परावर्तन की घटनाओं से बनता है। ठीक है, याद रहेगा, से बनता है। बच्चों एक चीज और है, जब आप प्राथमिक इंद्रधनुष को कभी भी वायुमंडल में देख सकते हो, जब क्या सच में सर यूपी बोर्ड में बिहार बोर्ड से टफ प्रश्न पूछा जाता है? देखो टफ वफ नहीं होते हैं क्वेश्चन, एग्जाम पैटर्न अलग अलग होता है थोड़ा, है ना। यहाँ पे बस थोड़ा ये है कि आप लोग है ना 70 में कितने बनाते हो, 35 बनाते हो ऑब्जेक्टिव। वहां पे ऑब्जेक्टिव की संख्या जो होती है वो 6 होती है सिर्फ, और 6 आते हैं तो 6 के 6 बनाने होते हैं। अब वहां भी एग्जाम पैटर्न में थोड़ा बदलाव किया गया है, 6 प्रश्न आते हैं और फिर एक नंबर के भी 6 प्रश्न आते हैं। 6 के 6 करने होते हैं, उसमें कुछ छूटना नहीं है, 6 के 6 करने होते हैं, इस प्रकार का होता है। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड में भी ऐसा ही है। सीबीएसई बोर्ड में 10 ऑब्जेक्टिव आते हैं, 10 में से एग्जाम पैटर्न फिर चेंज हुआ है इस साल का भी सीबीएसई में भी, और 10 ऑब्जेक्टिव के साथ फिर 2-2 अंक के प्रश्न होते हैं सीबीएसई में, जो कि ज्यादा संख्या होती है, और 5-5 अंक के प्रश्न होते हैं सीबीएसई में। मतलब वहां पर ऑप्शन कम होता है। ऑप्शन जैसे अपने पास है कि 70 पे क्या करना है हम लोगों को, 35 बनाना है ना। 2 अंक वाले कितने प्रश्न है, 20 है, 10 बनाना है। वहां पे सिर्फ इतना है, प्रश्नों का लेवल यही रहता है, इतना कठिन नहीं है। बस ये है कि 10 आया तो 10 का 10 बनाना है, उसमें ऑप्शन नहीं है ना। ये चीज हो जाता है तो थोड़ा सा दिक्कत लगता है, बाकी कोई नहीं है। देखो बच्चों,
तो यह दो आंतरिक परावर्तन की घटनाओं से बनता है और यह एक आंतरिक परावर्तन की घटना से बनता है। यह अधिक तीव्र होता है, यह अधिक तीव्र होता है, यह अधिक तीव्र होता है। तीव्र होता है मतलब बच्चों यह स्पष्ट रूप से आपको वायुमंडल में दिखाई देता है। जैसे आप कहीं पर देख रहे हो भाई इंद्रधनुष बना हुआ, तो जो पहला इंद्रधनुष होगा ना वो ज्यादा ज्यादा बच्चों दिखाई देता है, अच्छा स्पष्ट एकदम कलर साफ साफ दिखता है। उसी के नीचे धुंधला धुंधला थोड़ा सा अगर द्वितीयक इंद्रधनुष की घटना हो रही होगी तो वहां पर दिख रहा होगा, ठीक है, वो द्वितीयक इंद्रधनुष यहां नीचे दिख जाता है, ठीक है। चलो तो यहां पर हम कह सकते हैं यह कम तीव्र होता है। दूसरी घटना में यहां यह कम तीव्र होता है। कौन? द्वितीयक इंद्रधनुष। यह कम तीव्र होता है, यह कम तीव्र होता है। यह प्रश्न 2-3 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि 2-3 बार पूछा जा चुका है कि प्राथमिक इंद्रधनुष तथा द्वितीयक इंद्रधनुष में अंतर बताइए। तो बच्चों इस प्रकार से आप अंतर लिख सकते हैं। 2 अंतर हैं, 2 ही काफी हैं। फिलहाल और लिखना चाहो तो और भी लिख सकते हो। तीसरा अंतर हम ये लिख दे रहे हैं बच्चों, इसमें जो रंगों का क्रम होता है वो श्रेणी क्रम में होता है, इसका रंगों का क्रम श्रेणी क्रम नहीं होता, ठीक है। आगे पीछे क्रम होते हैं जैसे भी वाष्प की बूंदें एकत्रित हो। और इसमें बच्चों जो रंग होता है, रंगों का क्रम, इसमें लाल रंग ऊपर तथा बैंगनी रंग नीचे होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष में इसमें लाल रंग ऊपर तथा बैंगनी रंग नीचे होता है, तथा बैंगनी रंग नीचे होता है, बैंगनी रंग नीचे होता है। इसमें लाल रंग ऊपर तथा बैंगनी रंग नीचे होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें बाबूजी क्या होगा, इसमें बैंगनी रंग ऊपर तथा लाल रंग नीचे होता है। इसमें बैंगनी रंग ऊपर, इसमें बैंगनी रंग ऊपर तथा लाल रंग नीचे होता है। इसमें बैंगनी रंग ऊपर तथा बच्चों लाल रंग नीचे होता है, लाल रंग नीचे होता है। समझ गए? उल्टा होता है। अरे उसी की एक तरह से लगती है कि छाया बन रही है, और वो छाया इसलिए बन रही होती है क्योंकि दूसरी बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हो रही होगी। वहां पर क्या होती है, दूसरी बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हो रही होती है, ठीक है। सर हमारा बैकलॉग लग गया, कोई बोलते ही रे अब कौन बोले आपसे, बैकलॉग लग गया तो मेहनत करिए भाई, अंतिम दिनों में खूब मेहनत करिए थोड़ा सा। अच्छा एक बात मैं और कहना चाहूंगा, बहुत फ्रस्ट्रेशन में ना रहिए, जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं और खूब अच्छे से तैयारी कर रहे हैं टॉपर बनने की दिशा में, अधिकतम अंक लाने की दिशा में, पर डे खूब मेहनत करिए। 16 घंटे 15 घंटे 14 घंटे जितनी हो सकती है मेहनत आप करिए, लेकिन बच्चों फ्रस्ट्रेशन में नहीं, चेहरे पर मुस्कान जरूर रखिए, है ना, वो आपको फ्रस्ट्रेशन से दूर रखती है। तो इस वजह से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होकर के पढ़ाई मत करिए, लेकिन लगन रखनी चाहिए ना, वही लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे, ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। ठोकरे वो कौन सी है, जो आपको नींद आती है, नींद आती है ना, वो ठोकरे हैं जो नींद को भगाना है बच्चों। अर्जुन थे वो क्या थे, उन्होंने निंद्रा पर विजय पा लिया था, निंद्रा पर विजय पा लिया था, इसलिए उनको नींद नहीं आती थी। अगर वो चाहते तो नींद नहीं आ सकती है उन्हें, लेकिन हम लोग क्या है, हम लोगों को नींद आ जाएगी, ये चीजें हैं। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ये बात करते हैं कि एक स्वच्छ चित्र द्वारा खगोलीय दूरदर्शी की रचना एवं क्रिया का वर्णन करें, इसकी आवर्धन क्षमता की गणना करें, ठीक है। तो खगोलीय दूरदर्शी का आपको चित्र बनाना आना चाहिए विद्यार्थी जी, आपको चित्र बनाना आना चाहिए, ठीक है। चित्र तो मैं अगली स्लाइड में बनाऊंगा, इसकी संरचना में लिख दूंगा कि खगोलीय दूरदर्शी सबसे पहले की होती क्या है, खगोलीय दूरदर्शी होती क्या है, सबसे पहले तो ये लिखना पड़ेगा। तो खगोलीय दूरदर्शी के लिए क्या लिखेंगे, यह एक ऐसा यंत्र है, यह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है, ऐसा प्रकाशिक यंत्र है। ध्यान से देखें उत्तर में क्या लिखना है, यह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से बबुआ, यह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से क्या काम करते हैं, जिसकी सहायता से हम आकाशीय पिंडों को या दूर स्थित वस्तुओं को देख पाते हैं, जिसकी सहायता से आकाशीय पिंडों को या बहुत अधिक दूर आकाशीय पिंडों को या अधिक दूर स्थित वस्तुओं को आसानी से देखा जा सकता है। बहुत दूर स्थित वस्तुओं को सरलता से देखा जा सकता है, सरलता से देखा जा सकता है,
ठीक है, सरलता से देखा जा सकता है। यह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से आकाशीय पिंडों को या अधिक दूर स्थित वस्तुओं को सरलता से देखा जा सकता है। बस हो गया। इसकी संरचना में आप क्या लिखेंगे कि संरचना कैसे बनती है, खगोलीय दूरदर्शी कैसे बनती है, इस बात को लिखना हमारा परम कर्तव्य होना चाहिए। तो पार्थ उठा लो कॉपी और पेन और मेरे साथ में सचित्र वर्णन करना शुरू करोगे। ठीक है, देखिए पार्थ क्या करना है। सर्वप्रथम एक ऐसे लेंस की कल्पना करनी है जो बहुत बड़ा हो, और बच्चों इसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये बच्चों बड़ा भारी भरकम जो लेंस दिखा आपको, इसे हम लोग कहेंगे अभिदृश्यक लेंस। इसके बाद विद्यार्थी जी एक छोटा लेंस होगा, एक थोड़ा सा छोटा लेंस होगा, इसे हम कहेंगे नेत्र लेंस। इसे हम क्या कहेंगे, नेत्र लेंस कहेंगे बाबू। वाह सर। इस लेंस को हम कहेंगे L1 और इस लेंस को कहेंगे हम L2। इसको प्यार से बोलेंगे हम अभिदृश्यक लेंस। क्या बोलेंगे, अभिदृश्यक लेंस, जिसे ऑब्जेक्ट लेंस भी बोलते हैं, बोलो हाँ। और बच्चों इधर बोलेंगे नेत्र लेंस, जिसे आई लेंस भी बोला जाता है, बोलो हाँ। ठीक है, बताइए समझ में आया इतना? जी सर। इसमें बच्चों इन दोनों लेंसों को ध्यान से सुनना, इसमें एक बड़े द्वारक तथा अधिक फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस को एक नली से जोड़ा जाता है, तथा इसके दूसरे सिरे पर एक छोटी द्वारक वाले तथा कम फोकस दूरी वाले एक दूसरे उत्तल लेंस को जोड़ा जाता है। इन दोनों लेंसों को दंतुर दंड चक्र व्यवस्था द्वारा समायोजित किया जाता है। ये दंतुर दंड चक्र व्यवस्था क्या है सर? इसमें बच्चों नली की दूरी को घटाया बढ़ाया जा सकता है। इन दोनों लेंसों के बीच की दूरी को घटाया बढ़ाया जा सकता है। वह व्यवस्था दंतुर दंड चक्र व्यवस्था कहलाती है। जैसे एक नली के भीतर दूसरी नली ऐसे प्रवेश कर सकती है तो दूरी घट जाएगी, बढ़ जाएगी, वो काम किया जा सकता है। ठीक है, चित्र उल्टा है सर। हाँ, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का उल्टा है, लेकिन हमेशा उल्टा नहीं है, ये ऐसे सीधा है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जो पढ़े थे उसी का उल्टा है। समझ में आया? हाँ, आपकी भाषा में बोल रहे हैं, एकदम सरलता से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी ना समझ में आया तो गड़बड़ है। जो लेट में जुड़ेंगे उनको कम समझ में आएगा, नहीं ऐसे समझ में आएगा। समझ में आ गया ना? इतनी बात कोई बोलता ही रहे है, समझ में तो आएगा। अच्छा, एक बार इस चीज को लिखना भी पड़ता है बच्चों। ये दोनों जो होंगे, ध्यान से सुनेंगे, हंसी मजाक अपनी जगह, पढ़ाई अपनी जगह। बच्चों अगर हम देखेंगे ये थोड़ा सा इस लेंस को, मैं सही है तुम भाई, ये सही है, ये थोड़ा सा नीचे आ जाता ना तो सही था। तेरी सब सेलेक्ट हुआ जा रहा है, कोई बात नहीं, तुम आ जाओ भाई थोड़ा सा नीचे ऐसे। आप देखो, आप देखो बच्चों, ये कोई भी दो लेंस हैं, है ना, L1 L2 ऐसे दो लेंस हैं। एक को हम क्या बोलते हैं, अदृश्यक लेंस, एक को नेत्र लेंस बोलते हैं। ये बड़े द्वारक वाला है, छोटे द्वारक वाला है। ठीक है, यहां पर अनंत पर कोई वस्तु है बच्चों, अनंत पर कोई वस्तु है, इनफाइनाइट। यहां से प्रकाश किरणें आएंगी, यहां से प्रकाश किरणें आएंगी और अपवर्तन की घटना घटित होगी। लेकिन पहले संरचना में लिख दिया जाए ना, संरचना जो है उसमें लिख दिया जाए। क्या लिखोगे बाबू, क्या लिखोगे? दूरदर्शी में धातु की नली के एक सिरे पर अधिक फोकस दूरी बड़े द्वारक, एक सिरे पर बड़े द्वारक तथा अधिक फोकस दूरी वाले बड़े द्वारक तथा अधिक फोकस दूरी वाले बड़े द्वारक तथा अधिक फोकस दूरी वाले। अच्छा, क्लास में अगर अंत तक जुड़े रहोगे ना तो आज के ये आपके 5 नंबर क्लियर, फिर सेल्फ स्टडी करने की जरूरत नहीं। आराम से आप अगर जुड़े रहे तो एक बार 5 मिनट में फिर रिवीजन होगा, 5 से 10 मिनट में सेल्फ स्टडी होगी। अगर आपने सेल्फ स्टडी का मतलब होता है जो आपने पढ़ा उसको अभी आज रिवाइज करिए, पहला काम। और फिर आपके पास समय है तो नया क्वेश्चन तैयार करिए, नए क्वेश्चन याद रखिए। तो दूरदर्शी में धातु की नली के एक सिरे पर बड़े द्वारक तथा अधिक फोकस दूरी का अभिदृश्यक लेंस, अधिक फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा होता है। उत्तल लेंस लगा होता है जिसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस लगा होता है जिसे
अभिदृश्यक लेंस कहते हैं, अभिदृश्यक लेंस कहते हैं, जिसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। ठीक है, फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा होता है जिसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। ठीक है गुरुजी, बहुत अच्छा, मान गए, आपकी इस बात से सहमत है। नली के दूसरे सिरे से, नली के दूसरे सिरे से एक अन्य छोटी नली जुड़ी होती है, एक अन्य नली, सीधे लिख देते हैं, एक अन्य नली जुड़ी होती है, जुड़ी होती है, जिसके किनारे पर, जिसके किनारे पर एक कम फोकस दूरी छोटे द्वारक का, जिसके किनारे पर एक छोटे द्वारक एवं कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस लगा होता है। कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस लगा होता है, उत्तल लेंस लगा होता है, उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे क्या कहते हैं बच्चा पार्टी? नेत्र लेंस कहते हैं, जिसे 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 नेत्र लेंस कहते हैं विद्यार्थी जी। ठीक हो गया, क्लियर हुआ बाबू? जिसे नेत्र लेंस कहते हैं, समझ में आया? सर जैसे जैसे मॉडल पेपर का हल करवाते हैं वैसे भी वहां पर कॉपी में लिखना, बिल्कुल जैसे आप यहां लिख रहे हैं ठीक ऐसा ही लिखेंगे उत्तर में। हम कह रहे हैं जैसे आपके उत्तर पुस्तिका आएगी आप यहां से लिखना शुरू करोगे एग्जाम पेपर में कि यह एक ऐसा यंत्र, ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से आकाशीय पिंडों को ऐसे लिखोगे, खगोलीय दूरदर्शी की परिभाषा, फिर ऐसी ही संरचना का लिखोगे और बच्चों फिर चित्र बनाओगे जो अभी हम बना रहे हैं। सर आपके कहने पर आज बड़े भाई की शादी में नहीं गया, कोई बोलता ही रहे, बहुत बढ़िया। आपको, आपकी सोच को मैं सम्मान देता हूं, पुरस्कृत करता हूं कि बिल्कुल सही बात है कि बच्चों आज का जो समय, अभी का जो समय चल रहा है हम लोगों को ज्यादातर पढ़ाई पे फोकस करना है। अच्छा यहां तक लिख दिए, वाला उत्तल लेंस लगा होता है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। इन दोनों लेंस दंतुर दंड चक्र व्यवस्था द्वारा जुड़े होते हैं या व्यवस्थित होते हैं। दोनों लेंस दंतुर दंड चक्र व्यवस्था, दंतुर दंड चक्र व्यवस्था द्वारा जुड़े होते हैं, व्यवस्था द्वारा जुड़े होते हैं, जिससे इनके बीच की दूरी को क्या करते हैं? घटाया बढ़ाया जा सकते हैं। भैया हम बहुत दूर देख रहे हैं तो जूम आउट, जूम इन, भाई कोई चीज देख रहे हैं तो उसको हम ऐसे ऐसे घुमा के, देखा होगा जब दूरबीन देखते हैं तो वो ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा घुमा देते हैं और नजदीक हो जाता है, तो वही चीज तो होता है यहाँ पर भी। दोनों लेंस दंतुर दंड चक्र व्यवस्था द्वारा व्यवस्थित होते हैं। सर दंतुर दंड चक्र व्यवस्था क्या है? दंतुर दंड चक्र जो व्यवस्था है बच्चों, वो दो नली हैं, एक नली थोड़ी सी खोखली है, दूसरी नली उस खोखली नली के अंदर जा सकती है। तो क्या अगर इस सिरे पे लेंस है, इस सिरे पे लेंस है, तो अगर हम उन दोनों को ऐसे करीब लाना चाहते हैं तो एक दूसरी नली पहली नली के अंदर ऐसे चली जाएगी खिसक करके, तो वो दोनों लेंस क्या हो जाएंगे? पास पास आ जाएंगे, अर्थात दोनों लेंसों के बीच की दूरी को हम घटा बढ़ा सकते हैं। सर मुझे फिजिक्स बहुत बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल लगेगा, लगना भी चाहिए। सर टीपू सुल्तानों ने आपको भी कोई बोलते ही रे सिखा दिया है ना? अच्छा और क्या होता है? नेत्र लेंस के फोकस पर क्या लगे होते हैं? तार लगे होते हैं ना। नेत्र लेंस के फोकस पर क्रॉस तार लगे होते हैं, फोकस पर क्रॉस तार लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? क्रॉस तार लगे होते हैं, क्योंकि बच्चों प्रतिबिंब वही बनता है क्रॉस तार पर। बस इतना बच्चों आपने लिख दिया तो बहुत है संरचना में। आगे आइए अब चित्र की परिघटना करते हैं, फिर आवर्धन क्षमता का सूत्र स्थापित करते हैं। बच्चों अब मेरे साथ में आप लोग बस बताते हुए चलिएगा कि सर यहां पर सही है, ये ऐसे ऐसे होगा ना, बहुत जरूरत है आप लोगों की। बच्चों यहां से अनंत से प्रकाश किरणें आ रही, तो एक प्रकाश किरण को क्या 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 मैं ऐसे इसके प्रकाशिक केंद्र से भेज सकता हूं। इस लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहां होगा? इसके बीचों बीच, ठीक है, इसके बीचों बीच होगा, है ना।
ऐसे सही है? किसी को दिक्कत नहीं ना? किसी को दिक्कत? अब सही है ना? चलो जी गुरुजी। बच्चों इसका फोकस बहुत दूर होगा क्योंकि ये बड़ा लेंस है, ऐसे बड़ा सा, तो इधर फोकस अलग, इसका ये दूसरा लेंस इधर, तो इधर बड़ा फोकस। लेकिन अनंत से जो आ रही है प्रकाश किरणें वो बच्चों कहां पर मिलेंगी? फोकस पर ही मिलेंगी। तो ये एक प्रकाश किरण और आई, यहां तक ही लेकर के आते हैं और इसके फोकस पर मिलाते हैं। ठीक है, ऐसे समांतर ही आएंगी लेकिन फिर भी यहां पर हम इसको फोकस पर मिलाते हैं इस प्रकार। ध्यान दो। अब कहेंगे सर यहां से बैंड हो गई, वो बिल्कुल है। ऐसे प्रकाश किरणें होकर के यहां इसका जो द्वितीय फोकस होगा बच्चों, जब प्रकाश किरणें, ध्यान से सुनो, जब प्रकाश किरणें अनंत से आती हैं, जो प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाएगी, ठीक है, जो प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाएगी वो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी, वो तो सीधे निकल गई। लेकिन ये तो अपवर्तित होंगी और ये अपवर्तित होकर के कहां से जाएंगी? भले कैसे भी डायरेक्शन में आ रही, जा करके फोकस से ही होकर के जाएंगी। फोकस लेकिन यहां पर है तो ये नहीं कि यहां पर फोकस को काटेगी, बल्कि फोकस के आधार पर यही दोनों प्रकाश किरणें यहां पर प्रतिच्छेद करेंगी। तो ये जो यहां पर आप देख पा रहे हैं, ये बच्चों है प्रतिबिंब। ये कोई भी वस्तु है अनंत पर, उस अनंत पर स्थित वस्तु का ये प्रतिबिंब बना, जिसे हम नाम दे सकते हैं बच्चों, ये B1 प्रतिबिंब बना है, ये A1 B1 प्रतिबिंब बना है। ये कहां पर बना है? A1 B1 प्रतिबिंब ये कहां पर बना है बच्चों? तो अनंत से ये प्रकाश किरण आ रही है। प्रकाश किरण कहां से आ रही है? अनंत से। तो ये इसका बच्चों क्या हुआ? ये फोकस हुआ। इसका फोकस है, ध्यान से देखो, ये ऑब्जेक्टिव लेंस का है। इसका फोकस बच्चों FO से लिखा जाएगा, अर्थात ये FO है। इसका फोकस विद्यार्थी जी FE से लिखा जाएगा। ठीक, अभी तो ये हम इतना लिखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात अभी तक कुछ भी नहीं है। बिल्कुल बात से सहमत हो? इतना बात से सहमत हो? सर जी सुनिए, यूपी बोर्ड से हैं हम, हमें पता है बहुत सारे बच्चे यूपी बोर्ड से भी हैं सर। 6 से 8 न्यूमेरिकल रोल लगाते हैं, फिर भी न्यूमेरिकल के लिए मेहनत करना चाहिए। नहीं, अगर 8-10 न्यूमेरिकल रोल लगाते हैं तो अच्छा है, क्योंकि थ्योरी भी पढ़नी होती है। वहां पर आप लगभग 40%, 30-40% न्यूमेरिकल का वेटेज होता है ना। वहाँ न्यूमेरिकल बहुत पूछा जाता है यूपी बोर्ड में, तो आप न्यूमेरिकल का वेटेज है वहाँ, तो आप पढ़िए ऐसे, है ना। बहुत सारे बच्चे हैं जो कई जगह से मतलब सिलेबस के लिए, पढ़ाई के लिए ऐसा पढ़ रहे हैं, कॉन्टैक्ट में हैं बच्चे, ठीक है, शायद आप उनमें से एक ही हो। A1 B1 बच्चों ये प्रतिबिंब बना इस वस्तु का, अनंत पर स्थित वस्तु का। लेकिन ये वस्तु जो ये प्रतिबिंब बना, इस लेंस के लिए बच्चों आभासी वस्तु का कार्य करती है। किसका कार्य करती है? आभासी वस्तु का कार्य करती है इस लेंस के लिए। इसके सामने कोई अगर बन रहा है भैया, इसके लिए तो ये वस्तु ही हुई, ये इसके लिए क्या हुई? वस्तु ही तो हुई। इसके लिए क्या हुई बाबू? वस्तु हुई। ऐसे ऊपर भी थोड़ा सा सही कर देते हैं, है ना, क्योंकि देखने में चित्र जितना शानदार लगेगा उतना ही बच्चों नंबर अच्छे मिलते हैं, है ना। सर आपको कौन सा नंबर लेना, लेकिन आपको दिलवाना तो है। तो बच्चों ये नेत्र लेंस है जिसकी फोकस दूरी अभी हमें नहीं पता, और इसके यहाँ पर ये वस्तु रखी हुई है। मान लो बच्चों, मानने में क्या जाता है कि ये जो प्रतिबिंब बना, ये इस वस्तु के लिए, इस नेत्र लेंस के लिए वस्तु का कार्य करती है, और इसकी वस्तु की दूरी क्या? UE, बेस में E लगा दीजिए, बाईं ओर है तो माइनस लगा दीजिए। ये बच्चों दूरी हुई, वस्तु की दूरी अब ये हो गई। अब वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें अंतिम प्रतिबिंब बनाएंगी, तो एक प्रतिबिंब बच्चों, एक प्रकाश किरण आप भेज दीजिए सीधे किससे? प्रकाशिक केंद्र से होकर के भेज दीजिए, ठीक है। एक किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर के भेज दीजिए, बिल्कुल सर, ये लोग ये देखो चली गई प्रकाशिक केंद्र से होकर के। और दूसरी किरण बच्चों, दूसरी किरण क्या करना है? भेजना है पहले यहां तक मुख्य अक्ष के समांतर। जो बच्चों मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो इसके फोकस से होकर के जाएगी, है ना। इसका फोकस, अब कहेंगे सर आप बहुत दूर कर दे रहे हैं, वैसे हम बता दे रहे हैं यहीं कहीं पर होगा इसका फोकस, ठीक है। इसका फोकस ऐसे ही गुजारती है, ठीक। तो बच्चा पार्टी यहां पर ध्यान से देखो, ये भी तो थोड़ा दूर हो गया। वैसे ये बच्चों हो गया, थोड़ा सा एक बार मैं पूरा कट करता हूं, यहां से फिर से बनाता हूं, ठीक। ये प्रकाशिक केंद्र से होकर के जा रही बच्चों, ठीक है। और ये फोकस से होकर के ऐसे जाएगी भाई, क्योंकि ये मुख्य अक्ष के समांतर आई है। ये मान लो इस लेंस के सामने ये वस्तु है, वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें 2 ठो चलाई प्रतिबिंब बनाने के लिए। एक तो गई प्रकाशिक केंद्र से होकर के, जो कि प्रकाशिक केंद्र से होकर के गई तो सीधे निकल गई,
और एक प्रकाश किरण बच्चों जो मुख्य अक्ष के समांतर गई वो इसके फोकस से होकर के जाएगी। किसके फोकस से होकर के जाएगी? नेत्र लेंस के फोकस से होकर के जाएगी। लेकिन इन दोनों प्रकाश किरणों को अगर बच्चों हम पीछे की ओर बढ़ा करके देखें, आगे तो कहीं मिलेंगे ही नहीं, आगे तो ये कहीं पर मिलेंगी ही नहीं, इसलिए इनको हम पीछे की ओर इस प्रकार से बढ़ाते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, उल्टा पुल्टा ना होने पाए। ओके सर, इसको भी पीछे की ओर बढ़ाते हैं ऐसे। ये देखो तो बच्चों यहां पर क्या बन गया है? प्रतिबिंब बन गया है। यहां पर ये प्रतिबिंब बन गया। देखो प्रतिबिंब अनंत पर स्थित वस्तु का ये बड़ा सा प्रतिबिंब बन गया, जिसे हम नाम दे सकते हैं, ये A1 B1 है, इसको नाम दे देंगे A2 B2, इसको नाम दे देंगे A2 B2। ये बच्चों खगोलीय दूरदर्शी द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हो गया। सर पेंसिल से चित्र बनाएंगे? बिल्कुल पेंसिल से बनाइएगा तभी अच्छा बनेगा, नहीं तो आपसे गलती हो जाएगा, कहीं पर टेढ़ी लाइन खींच दोगे फिर साफ करोगे तो आप गलत हो जाएगा। F 2 बार लिख दिए हैं, कहां भाई? F तो ठीक तो है, 2 बार वो लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसकी फोकस दूरी क्या कहलाएगी? इसकी फोकस दूरी को हम क्या लिखेंगे? स्मॉल FO, ये फोकस दूरी है। ये क्या है? फोकस दूरी है इन दोनों के बीच की, ये UE है ना। अच्छा, अब गुरुजी ये क्या बना? ये प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बना? इस लेंस से मान लेते हैं कि ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है बच्चों, है ना, जो कि बाईं ओर है तो माइनस का D लिखेंगे। यही हम लिख सकते हैं VE, भाई इस लेंस का ये प्रतिबिंब है ना, इस लेंस का ये प्रतिबिंब है ना, तो इसके लिए ये भी तो लिखेंगे VE, लेकिन बाईं ओर है तो VE लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये यहां पर FE लिखा हुआ है। चलिए चित्र बहुत बढ़िया बना है, हम इसको अब चित्र को एक्सप्लेन बाद में करेंगे, या फिर आप अपनी भाषा में लिख भी सकते हैं। और हाँ, एग्जाम में अगर आपने चित्र अच्छा बना दिया, आपतित किरण इधर है, परावर्तित किरण है, इसको थोड़ा बहुत ही मात्र लिख दिया तो चल जाएगा। आवर्धन क्षमता का डेरिवेशन बस अच्छे से कर देना, और ठीक है, हमें समय रहते पहले आवर्धन क्षमता का डेरिवेशन कर देना है। तो आवर्धन क्षमता बच्चों, आइए, आवर्धन क्षमता, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होगी? आवर्धन क्षमता बताओ, आवर्धन क्षमता कैसे करेंगे बच्चों? आवर्धन क्षमता को प्रूफ करने के लिए, आवर्धन क्षमता को ज्ञात करने के लिए हम लोग यहां पर दर्शन कोण को सहायता से करेंगे। क्या होता है देखो, मैं सूत्र लिख रहा हूं। आवर्धन क्षमता बराबर बच्चों होगा, आवर्धन क्षमता M बराबर लिखते हैं हम लोग, आवर्धन क्षमता M बराबर लिखते हैं अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र लेंस पर बना दर्शन कोण। अंतिम प्रतिबिंब द्वारा, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण, द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण, नेत्र पर बना दर्शन कोण, नेत्र पर बना दर्शन कोण। इसके बाद बच्चों अगर हम कहें अंतिम प्रतिबिंब के बाद आवर्धन क्षमता, और हर में होता है नग्न केवल आंख द्वारा, या ऐसा लिखोगे केवल आंख से देखने पर, तो केवल आंख द्वारा बना दर्शन कोण, केवल आंख से देखने पर बना दर्शन कोण, केवल आंख से देखने पर बना दर्शन कोण, देखने पर बना दर्शन कोण। तो बाबू बताओ कैसे लिखेंगे ये? किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, है ना, किसी को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होगा। बच्चों यहां पर कोण जो मानेंगे ना, वो हम ये मानेंगे, मान लेते हैं यहां पर विद्यार्थी जी, अगर हम सोचो ये लेंस ना हो, यहां से लेंस हटा ही दो, आप ऐसे देखो, ऐसे हम वस्तु को देख रहे हैं, चंद्रमा को देख रहे हैं, और चंद्रमा को जब देख रहे हैं तो हमारी आंख पर जो बना कोण होता है बच्चों, उसे दर्शन कोण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? दर्शन कोण बच्चों कहते हैं। आंख पर बने कोण को दर्शन कोण, जिसको मैंने मान लिया अल्फा। अगर ये अल्फा तो बच्चों ये भी अल्फा ही होगा। नेत्र में, नेत्र लेंस में, खगोलीय दूरदर्शी के नेत्र लेंस में बने कोण को हम मान लेते हैं बीटा। अगर बच्चों ये कोण बीटा मान ले तो कोई दिक्कत, ये भी कोण इधर भी बीटा ही होगा, हालांकि हमें इधर मानना है। ठीक है, यहां पर मैं इस बात को लिख भी दे रहा हूं कि यदि केवल आंख द्वारा, केवल आंख द्वारा देखने पर बना दर्शन कोण अल्फा, आंख द्वारा देखने पर बना कोण अल्फा, देखने पर बना कोण अल्फा, बना कोण अल्फा है, तथा दूरदर्शी में प्रतिबिंब, दूरदर्शी में नेत्र लेंस में, दूरदर्शी में नेत्र लेंस में, नेत्र लेंस में बना, नेत्र लेंस में बना दर्शन कोण, बना दर्शन कोण बीटा है। अब यहां जो बना कोण केवल लिखा है, इस जगह पर बना दर्शन कोण लिख दो, ज्यादा सही है। पर बना दर्शन कोण, दर्शन
कोण अल्फा है और दूरदर्शी के नेत्र लेंस में बना दर्शन कोण बीटा है, तो बच्चों क्या होगा, ध्यान से देखेंगे तब हम आवर्धन क्षमता m बराबर कहेंगे बीटा अपान में अल्फा। आवर्धन क्षमता m बराबर कहेंगे बीटा अपान में अल्फा। अब ये जो बीटा और अल्फा हैं सूक्ष्म कोण बच्चों बनते हैं, एकदम छोटे छोटे कोण, इसलिए हम इन्हें tan बीटा भी लिख सकते हैं और tan अल्फा भी लिख सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं सूक्ष्म कोणों के लिए अल्फा बराबर tan अल्फा के हो सकता है, बीटा बराबर tan बीटा के भी हो सकता है। ये कई बार बताया जा चुका है। क्लियर हुआ? अब यहां पे क्या करेंगे बाबू, हम लोग m बराबर, चित्र से जरा देखिए, चित्र से बताइए जरा, चित्र से tan अल्फा बराबर देखेंगे तो हम कहेंगे tan बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो यहां tan अल्फा के लिए बच्चों लंब क्या, अगर ये कोण अल्फा था तो मैंने कहा कि इधर भी कोण शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते तो ये भी कोण अल्फा। अब अगर ये कोण अल्फा तो इसके सामने वाली, इस त्रिभुज में देखो, इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है तो ये लंब। आधार क्या होगी, ये क्षैतिज रेखा ये होगी, ठीक है, आधार रेखा ये होगी, ये कट होगा बच्चों। तो लंब है A1 B1, आधार है FO, तो A1 B1 बटे FO। अच्छा दाईं ओर की दूरी है तो किसमें लेंगे, दाईं ओर की दूरी है तो किसमें लेंगे, धनात्मक लेंगे, A1 B1 बटे FO। क्या हो गया, A1 B1 बटे में FO, ठीक है। तथा tan बीटा बराबर बताओ क्या होगा, tan बीटा बराबर बच्चों देखो, अब tan बीटा इसके लिए बच्चों देखेंगे तो इस चित्र में, हाँ इस चित्र में ना, इसके लिए देखो माना दर्शन कोण क्या होगा, जो बच्चों ये वैल्यू होगी वही ये वैल्यू होगी, ठीक है, जितना दर्शन कोण ये बन रहा है। अच्छा यहां पर लंब क्या, A1 B1, आधार क्या, माइनस का UE, आधार क्या बच्चों, माइनस का UE, है ना। तो लंब बटे आधार मतलब बच्चों A1 B1 बटे माइनस का UE हो जाएगा। तो यहां पर भी A1 B1 बटे में माइनस का UE हो जाएगा। हम लोगों को तो m की वैल्यू चाहिए, तो m बराबर क्या मिलेगा, अब आवर्धन क्षमता m बराबर tan बीटा बटे अल्फा, तो बच्चों A1 B1 बटे UE, A1 B1 बटे माइनस का UE, थोड़ा और सही से लिखते हैं, A1 B1 बटे माइनस का UE होल अपान बच्चों ये A1 B1 बटे FO, A1 B1 बटे FO। आपको भी पता है A1 B1 से कट जाएगा, यहां पर आएगा सीधे FO बटे में माइनस का UE, जो कि हम माइनस UE ऊपर लिख देंगे, इस प्रकार से ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। बच्चों यहां से क्या मिलेगा, आप कहोगे सर m बराबर हमें मिला माइनस का FO बटे में UE। विद्यार्थी जी यही आवर्धन क्षमता का, खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का व्यापक सूत्र है, खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का ये व्यापक सूत्र है। लेकिन अभी दो स्थितियां बनती हैं। केस फर्स्ट ये कि बच्चों ये प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी अनंत पर बन रहा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है। एक स्थिति ऐसी हो सकती है कि अनंत पर बनेगा। वो अनंत पर कब बनेगा, जब इसके फोकस पर इसका फोकस दोनों एक ही जगह पर होंगे, तब बच्चों ये प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। तो इसके जब फोकस पर बनेगा प्रतिबिंब, तो फोकस से चलने वाली वस्तु की किरणें कहां पर मिलती है, अनंत पर मिलती है। तो वो प्रतिबिंब जो ये रेखाएं यहां पर मिल गई हैं हमें पीछे, इनको पीछे की ओर खींचने पर भी यहां पर मिल गई, वो स्थिति जब होगी अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा, ये रेखाएं कभी ना पीछे की ओर मिलेंगी ना आगे की ओर मिलेंगी। तो वो स्थिति लेकिन तब होगी जब इसके फोकस पर बच्चों बनेगा। ये तो फोकस इसका है, इस लेंस का फोकस यहाँ, इस लेंस का फोकस इस तरफ है, यहां पर दूर है, ठीक है। चलो तो विद्यार्थी जी हाँ अब बढ़े आगे, यहां पर इतना लिख दिए। अब आइए दो स्थितियां पढ़ लेते हैं, क्या, केस फर्स्ट बच्चों, केस फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पढ़ना जरूर, लिखना जरूर। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, जब अंतिम प्रतिबिंब, ध्यान से सुनो, स्पष्ट दृष्टि की, क्योंकि यहां आप लोग हल नहीं कर पाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो कि सर क्या रखना है, वैल्यू कैसे रखना है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है, न्यूनतम दूरी को क्या लिखते हैं, न्यूनतम दूरी D पर बने। अब देखो ध्यान से देखना, D पर बने, कौन D पर बने, अंतिम प्रतिबिंब D पर बने ना। जो विद्यार्थी जी आप लोगों ने ये चित्र देखा, अरे भाई कहाँ नहीं चल रहे हो, चल खत्म हो गया क्या है, भैया चल जाओ, नहीं चल रहे। अच्छा इसके ये हैं,
अच्छा बच्चों देखो, इसमें अंतिम प्रतिबिंब या स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर ये डी बन रहा है ना। तो हमें यहां पर डी के लिए ये प्रतिबिंब की दूरी है। लेंस का सूत्र होता है 1/f इक्वल टू 1/में v माइनस 1/में u। यही लेंस का सूत्र होता है। आप देखो यहां पर ध्यान से मैं बता रहा हूं, 1/f मतलब नेत्र लेंस के लिए बच्चों बात होगी यहां पर इसके लिए। तो इसके लिए 1/में फोकस दूरी क्या लिखेंगे, एफ ही लिखेंगे, ठीक है। बराबर में 1/में v, v प्रतिबिंब की दूरी क्या कहा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी होती है, डी। लेकिन बाईं ओर है इस लेंस से तो माइनस का डी लेंगे। बिल्कुल सही सर, माइनस का डी लेंगे। माइनस 1/में u। अब u देखो इस लेंस की बाईं ओर इसी वस्तु का तो अंतिम प्रतिबिंब बन रहा है। ये जो आभासी वस्तु है इस लेंस के लिए वही तो अंतिम प्रतिबिंब बन रहा है। तो इसके सामने वस्तु कौन, ये कितनी दूरी पर, माइनस ue। ये माइनस का ue हो जाएगा। ध्यान देंगे बच्चा पार्टी यहां से आप लोग को क्या मिलेगा, ये 1/में fe मिला, ठीक, बराबर में माइनस का 1/में d मिला, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो प्लस का 1/में ue मिला, ठीक है, प्लस का 1/में ue मिला। अच्छा बच्चों ये जो माइनस 1/d है इधर ले आइए तो प्लस का 1/में d हो जाएगा, वहां पर केवल 1/में ue मिलेगा। ऐसे मिल जाएगा 1/में ue बराबर, ध्यान से देखो उधर प्लस का 1/में ue मिलेगा, ये माइनस 1/d इसके पास आ जाएगा तो 1/में fe प्लस 1/में d ये हो जाएगा। अतः तब आवर्धन क्षमता, तब किसके सूत्र से बच्चों, आवर्धन क्षमता, तब आवर्धन क्षमता m बराबर, अभी हम लोगों ने क्या निकाला, माइनस का FO बटे में UE। तो यहां पर देखो माइनस का FO रहेगा इनटू में जो 1/में UE है, 1/में UE है, इसके जगह पर ये वैल्यू रख देंगे, क्या 1/में FE प्लस 1/में D। हम क्या करेंगे, इसको FE से गुणा करा रहे हैं, इस पूरे को FE से गुणा और FE से भाग। तो यहां पर m बराबर हमें मिलेगा माइनस का FO, FE से बच्चों भाग भी दे दिया, और इसको हमने, अच्छा बाद में करते, बाद में लिख दें, पहले हम लिख दे रहे हैं माइनस FO, और ये जो ब्रैकेट में लिखा है 1/में FE प्लस 1/में D। इसको बच्चों हम क्या कर रहे हैं, FE से भाग भी दे रहे हैं और FE से गुणा भी कर रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं। तो FE के जब गुणा करेंगे इसके ब्रैकेट के अंदर तो FE से FE कट जाएगा, केवल इसके नीचे FE/में D बचेगा। m बराबर हमें टोटल मिलेगा माइनस का FO, ये FE बच्चों इसी के अंश में हर में लिख दे रहे हैं FE, और इसमें बचेगा FE से FE का जब गुणा भाग होगा तो यहाँ पर 1 ही बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा, 1 प्लस FE का इसके गुणा तो FE/में ये हो जाएगा। ये हो गया बच्चों स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने आवर्धन क्षमता का सूत्र। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने आवर्धन क्षमता का सूत्र, ठीक है। अब देखिए इसके बाद बच्चों, इसके बाद आता है आपका केस सेकंड केस क्या आता है, सेकंड केस आता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। बच्चों एक चीज और है, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, मैंने ब्रह्मास्त्र बुक में अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, ठीक है, मैंने ब्रह्मास्त्र बुक में इसी चीज को अनंत पर बनने वाले चित्र को भी बना दिया होगा, तो आप उसको देख लेना, ठीक है, आप लोग उसको देख लेना। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तो बच्चों क्या होगा, 1/में फोकस दूरी वही f, 1/में f इक्वल टू 1/में v माइनस 1/में u से, यहां पर देखो 1/में fe नेत्र तो वही बराबर 1/में v मतलब अंतिम प्रतिबिंब कहां बना है, अनंत पर, माइनस 1/में तो वो माइनस का ue ही होगा। अर्थात बच्चों यहां पर मिल क्या जाएगा, सीधे सीधे देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 1/में इन्फिनिटी 0 हो गया, तो 1/में उधर माइनस माइनस प्लस जो 1/में ue है वो किसके बराबर आया, 1/में fe के बराबर आया। तो इस प्रकार से अतः आवर्धन क्षमता क्या आएगा, अतः आवर्धन क्षमता जो है सूत्र, अतः आवर्धन क्षमता m बराबर जो माइनस FO बटे UE है, UE जो व्यापक सूत्र है, इसमें 1/UE की जगह क्या लिखेंगे, FE लिखेंगे, से m बराबर क्या मिलेगा, माइनस का FO बटे FE। बच्चों ये अनंत पर बनने वाले प्रतिबिंब के लिए सूत्र है। ये ऋणात्मक चिन्ह क्या है बच्चों, ऋणात्मक चिन्ह ये बताता है कि अंतिम प्रतिबिंब जो बना है वो उल्टा बना है। ऋणात्मक चिन्ह ये दर्शाता है कि अंतिम प्रतिबिंब क्या बना है, उल्टा बना है, ठीक है, देख सकते हैं नीचे की ओर बना है, अगर ऊपर बना होता तो ऋणात्मक चिन्ह नहीं होता। आप इस प्रकार से बच्चों डेरिवेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब आपका होमवर्क क्या है बच्चों, इस चित्र की जो लैंग्वेज है वो आपका होमवर्क है। आज का बच्चों आप लोगों का क्या होमवर्क यही है जो आप लोग बैठ के लिखोगे। मुझे पता है कि आप इसकी कार्यविधि जो है जब जितने अच्छे ढंग से लिखोगे कार्यविधि, आपको रिवीजन फिर दूसरी चीज का नहीं करना पड़ेगा दोबारा, क्योंकि बच्चों अगर आप इसकी वर्किंग लिख ले जाओगे तो आपके दिमाग में ये चीज बैठ जाएगी कि सर हाँ कैसे। अब मैं तो बता देता हूं,
मैं बता देता हूं, ठीक है, कैसे लिखना है। माना कोई वस्तु अनंत पर स्थित है जिसे खगोलीय दूरदर्शी की सहायता से देखा जाता है। ठीक, खगोलीय दूरदर्शी की सहायता से देखा जाता है। अभिदर्शक लेंस से या फिर ऐसा लिखेंगे, हाँ, अनंत से चलने वाली प्रकाश किरणें अभिदर्शक लेंस से अपवर्तन के पश्चात अभिदर्शक लेंस के फोकस FO पर प्रतिबिंब A1 B1 बनाती है। यह प्रतिबिंब A1 B1 नेत्र लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। अब इस A1 B1 आभासी वस्तु से प्रकाश किरणें चलती हैं और नेत्र लेंस से अपवर्तन के पश्चात अंतिम प्रतिबिंब A2 B2 बनाती है। अंतिम प्रतिबिंब A2 B2 बनाती है, जो बस इतना, अंतिम प्रतिबिंब A2 B2 बनाती है। हो गया, इतनी ही कार्यविधि लिखनी, इसके अलावा कुछ नहीं। फलाना ढमक्का लिख लेंगे, फलाना ढमक्का लिख लेना चाहिए, लेकिन आसानी से ऐसी भाषा में लिखना जैसा मैंने बोला है। आप लोग इसी वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा जाके, इसी जगह जो मैंने बोला है उसको आप इत्मीनान से रुक करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो बच्चों, मॉडल पेपर दुकान से शॉप से खरीद लिए हैं, कोई बात नहीं भाई, खरीद लीजिए बिल्कुल। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करिए बच्चों, अंतिम समय है, उम्मीदें आपसे हैं और रास्ता दिखाने वाले हम लोग जरूर हैं, लेकिन उम्मीद आपसे लगा करके बैठे हैं, आशाएं आपसे लगा करके बैठे हैं कि टॉपर वेरिफिकेशन में हमारे बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा होगी, है। और जब आप लोग बच्चों टॉपर वेरिफिकेशन में नाम आए तो कॉल करना मत भूलिएगा सबसे पहले, क्योंकि हम लोग सोचे हैं कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए पहले ही करेंगे, जिससे कि आप लोगों को यहाँ पर पटना में कोई दिक्कतें सामना ना करना पड़े। इंटरव्यू होगा तो उसमें आपको कैसे करना है, कैसे तैयारी करनी है, उसके पहले ही आप लोगों को यहाँ पर मार्गदर्शन दिया जाएगा। इस वजह से आप लोगों से उम्मीद है कि आप उस कड़ी की ओर आगे बढ़ रहे होंगे, ठीक है, दिन ब दिन तगड़ी मेहनत कर रहे होंगे। बच्चों, मिलता हूं कल की क्लास में, मन लगा करके पढ़ाई करते रहें। माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना, उसे पूरा करके मैं दिखाऊंगा। लव यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।